गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नील नायक मोहरी देवी तापड़े गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग व्यवस्था या बैंकिंग संस्थाएं जो भारत में काम कर रही है अभी, उनमें भी हम बात करेंगे व्यापारिक बैंकों की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में बैंकिंग संस्थाओं का और उसमें भी व्यापारिक बैंक, ये संस्थाएं किस तरीके से काम कर रही है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका अर्थ आप देख रहे होंगे, शायद पीछे लिखा हुआ है कि ये टोटल जो व्यापारिक बैंक है वो 164 है। ये मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने दिया हुआ है। वैसे दोबारा से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर कि टोटल बैंक है जो 164 है, इसमें से 143 है वो है अनुसूचित बैंक और 21 जो बैंक है वो है गैर अनुसूचित बैंक। तो इस तरीके से ये टोटल हो गए 164 और इनकी जो ब्रांचें है वो है 1,38,068। तो इनकी टोटल ये ब्रांचें हैं। तो इस तरीके से ये बैंकिंग जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। इनका मुख्य काम यही है, ये मैंने आपको पहले बताया, शायद नहीं बताया, दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। ये बैंक अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाते हैं। एवरेज रूप में यदि मैं बात करूं तो ये 3 महीने की अवधि के ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तो ये 3 महीने की या इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अल्पकालीन ऋण ही उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा इनका काम जमाएं स्वीकार करना है, ऋण देना है, ठीक है। तो इस प्रकार काम है। जो ग्राहक के चेक है उनका भुगतान करना है, व्यापारिक जो पत्र होते हैं उनको भी भुगतान करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर ये भी काम करते हैं, बट मुख्य काम इनका यही है, अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाना। बाकी ये सारे काम भी करते हैं। तो इस तरीके से इन बैंकों को अल्पकालिक ऋण देने वाले बैंक भी कहा जाता है। तो भारत में इस प्रकार के जो बैंक है वो इस तरीके से इनकी संरचना है। इसमें ये 164 और 143 प्लस 21। अब बात करते हैं कि जो ये अनुसूचित बैंक क्या होते हैं और गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। तो पहले तो मैं इनका सिंपल सा बता दूं कि जो गवर्नमेंट जो आरबीआई है, आरबीआई की जो अनुसूची में जो बैंक शामिल है, ठीक है, जो उन शर्तों को पूरा करते हैं जो अनुसूची में दे रखी है, वो बैंक अनुसूचित बैंक है, ठीक है। इसके अलावा जो शर्तें पूरी नहीं कर रहे होते हैं वो गैर अनुसूचित बैंक है, ठीक है। जो द्वितीय अनुसूची में जो आरबीआई की जो सेकंड अनुसूची दे रखी है उसमें उन बैंकों को शामिल नहीं किया गया, वो गैर अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में आते हैं। तो एक अनुसूचित बैंक के लिए क्या आहताएं होती है, क्या रूल होते हैं कि कोई अनुसूचित बैंक कैसे बन सकता है, उसकी जो क्या क्या नॉर्म्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि जो प्रदत्त कोष है, जो उनकी पूंजी होती है वो कम से कम 5 लाख हो, 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये इनका पहला शर्त है। दूसरा शर्त इनका है वो है ये जो ग्राहक होते हैं, ग्राहक का मतलब जो जमाकर्ता होते हैं, ठीक है, जो बैंक है उनके जमाकर्ता होते हैं, उनके हितों के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। यदि उनके आर्थिक हित या उनके जो ग्राहकों के जो अन्य किसी भी प्रकार से बैंक से संबंधित अहित करने की कोई स्थिति में कोई भी काम हो रहे हैं तो उन बैंकों को अनुसूची में शामिल नहीं करते हैं। तो यानी जो भी ये काम करेंगे वो ग्राहकों के हित के लिए काम करेंगे, ग्राहकों का मतलब जमाकर्ताओं के हित में काम करने वाले बैंक होंगे। तो इस तरीके से ये इनकी दूसरी शर्त हो गई है। और तीसरी शर्त क्या होती है वो है यदि कोई विदेशी व्यापारिक बैंक है, हमारे देश में सेट हो गया है, लेकिन उसके देश में हमारे जो बैंक है उन पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि उनके देश में हमारे बैंक का यदि प्रतिबंध है तो हम उसको अनुसूची में शामिल नहीं करते हैं। तो ये मुख्य इसकी 3 शर्तें हैं। तो ये इस तरीके से बोर्ड पे दिख रही होगी आपको, ये तीनों शर्तें मैंने लिख रखी है। अब गैर अनुसूचित बैंक, तो इसका मैंने आपको बताया है कि ये जो सेकंड जो आरबीआई की जो सेकंड अनुसूची है उसमें जो शामिल नहीं है वो ये बैंक है, ठीक है। उनमें सेकंड अनुसूची में इनका नाम नहीं है। तो जून 15 तक इनका जो आंकड़ा है वो अपने पास दिया हुआ है। इनकी संख्या कुल 5 है और इनकी जो ब्रांचें हैं वो है 55 टोटल। तो इस तरीके से इन बैंकों का सिस्टम है, गैर अनुसूचित बैंक है। व्यापारिक बैंकों को कई भागों में बांटा गया है। जो मुख्य भाग है उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। तो पहले तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लें कि सबसे पहले ये सार्वजनिक बैंक है, यानी सरकार के द्वारा जो नियंत्रित किए जाने वाले बैंक है वो है। तो सार्वजनिक बैंक यानी सरकारी नियंत्रण में जो बैंक है वो, जिनको ये सार्वजनिक बैंक है ये 21 है टोटल।
अब 21 को भी किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो आप देखेंगे कि इसमें नंबर 1 पे तो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी है 19, ठीक है, ये है नेशनल बैंक, ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक। पहले ये 20 थे, अब ये 19 है। एक जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था उसको PNB में उसका विलय हो गया, उसमें एडजस्ट कर दिया गया उसको, और एक है IDBI। तो इस तरीके से ये टोटल 119 और 1 मिला के 21 होते हैं। तो इस तरीके से इनका ये सिस्टम है। और 92% हमारे जो देश की जो कुल जमाओं का 92% इन्हीं बैंकों के पास है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो ये 21 बैंक की क्या संरचना है। अब आप देखेंगे आगे कि वर्तमान में स्टेट बैंक को जितने भी स्टेट बैंक है उनको SBI में उनका विलय हो गया है। अब ये किस किस टाइम कब कब हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है जैसे SBBJ है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है। तो इस तरीके से ये इनका 2017 में क्या है, इनको विलय किया गया है। और ये है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इनका 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ये 2010 में, इनको विलय पहले ही किया जा चुका है। तो इस तरीके से इनको सभी को जो स्टेट बैंक की जो सभी ब्रांचें थी, स्टेट बैंक के जो अन्य जो बैंक थे स्टेट बैंक से जुड़े हुए, उन सभी को भारतीय स्टेट बैंक में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरीके से इनका विलय हो चुका है सभी का। तो इस तरीके से इनका जो सिस्टम था। अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे, जो यहाँ हमने लिखा था, ये नेशनल बैंक थे, ये 19 थे, ठीक है। ये टोटल 20 है, मैंने 20 लिख रखा, यहाँ 19 लिख रखा है। एक मैंने लिख रखा है इसमें ये नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय हो चुका है PNB में। तो इस तरीके से अब वर्तमान में 19 है। और ये 19 बैंक है मुख्य मुख्य अपने आस पड़ोस में आप देखोगे, मैं उनके मैंने नाम भी लिख रखे हैं। ये वही बैंक है। इसमें सबसे पहले जैसे PNB पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, आंध्रा बैंक, यूको बैंक। इस तरीके से ये आगे टोटल ये 19 है। तो इस तरीके से इन बैंकों का जो सिस्टम है वो बना हुआ है। तो इनकी थोड़ी शाखाओं की बात कर लेते हैं हम। तो ये इनकी जो टोटल शाखा है वो है 91,549 है, ठीक है। ये आंकड़ा है मार्च 2017 का। तो इस तरीके से आप व्यापारिक बैंकों की स्थिति आप देख सकते हैं। वो है निजी बैंक, सेकंड नंबर पे आता है निजी बैंक। और उसकी जो टोटल बैंकिंग है वो है 22, जिसमें ICICI है, HDFC बैंक है, यस बैंक आदि, इस प्रकार के जो बैंक है ये प्राइवेट बैंक ही है। और ये व्यापारिक बैंक के रूप में ही काम करते हैं। इनका भी मुख्य काम यही है, जमा स्वीकार करना, लोन देना, तो आदि इस प्रकार के ये काम करती है, ठीक है। और अल्पकालिक का ही इनका काम होता है, लंबी अवधि का इनका काम नहीं होता है। तो थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे विदेशी व्यापारिक बैंक, ठीक है। विदेशी व्यापारिक बैंक हमारे भारत में 43 है, 43 है। 2017 तक के आंकड़े, मार्च 17 तक के हमारे पास है। और 285 इनकी जो शाखाएं हैं वो काम कर रही है अभी। तो इस तरीके से इनका जो सिस्टम है हमारे देश में। और ये 70% निर्यातों के लिए और 90% आयातों के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं, यानी वित्त पूर्ति का काम करते हैं। तो हमारे देश में ये जो विदेशी व्यापारिक बैंक है ये। अब तो हम बात करते हैं अब ग्रामीण बैंकों की। जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनके बारे में हम बता दूं आपको कि हमारे देश में हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के बैंकों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अल्पकालिक जो वित्त की पूर्ति है इन्हीं बैंकों के द्वारा इजी वे में की जाती है। और हमारे देश में इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं बहुत बड़ी मात्रा में है, इनकी जो ब्रांचें है वो बहुत बड़ी है। तो अभी भी इनकी आवश्यकता है और इनको फैलाया जाए, बट अभी ये ठीक ठाक काम कर रही है। तो हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये स्टार्टिंग में क्या थी, अब क्या है, क्या इनकी ब्रांचें थी। तो देखिए आप, मैंने आंकड़ा देखा 30 जून 2005 को ये 196 बैंक थे ऐसे। और इनकी जो ब्रांचें थी वो 14,501 थी। लेकिन अब आगे आंकड़ा देखेंगे आप, 31 मार्च 2017 को ये केवल 57 ही रह गई है। और इनकी जो ब्रांचें वो 21,343 है। तो इस तरीके से इनकी जो ये संख्या में कमी आई है ये काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि इस प्रकार के जो बैंक होते हैं ये कम पूंजी की वजह से या सरकार
सरकार के द्वारा यदि इनको सही प्रकार से जो वित्त की पूर्ति नहीं हो पाने से या अन्य प्रकार से कोई अन्य समस्या आ जाए तो उसकी वजह से ये इन बैंकों की स्थिति ये है कि आज ये बहुत कम हो गई है। तो लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज है इसमें कि ये 57 बैंकों की शाखाएं लगी जो अभी है वो अच्छी संख्या में है, ठीक है, क्योंकि 196 बैंकों की शाखाएं, यहाँ देखोगे 15,501 थी, लेकिन आप 57 की देखो इससे ज्यादा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि जो बाकी जो बची हुई थी, जो मार्केट छोड़ के चलेगी वो अलग है, लेकिन जो बाकी 57 बची हुई है उन्होंने अपनी शाखाओं को अच्छे से विस्तार किया है उनका, और अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ग्रामीण बैंक थे। अब बात करते हैं लघु वित्त बैंक की। लघु वित्त बैंक ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे जो अल्पकालिक जो ऋण होते हैं वो उनकी व्यवस्था करवाते हैं। तो इनके भी आंकड़े हम बात कर लेते हैं कि इस प्रकार के जो बैंक है, ये मार्च 2017 का ये आंकड़ा है, ये टोटल 11 थे। ये इस प्रकार के जो हमारे लघु बैंक थे वो 11 थे, और इनकी जो कैपेसिटी होती है कि ये कितने तक की जमाएं स्वीकार कर सकते हैं या वापस दे सकते हैं। तो इनकी जो हाईएस्ट जो जमा स्वीकार करने का जो सिस्टम है वो 1 लाख तक ही जमा ले सकते हैं, इसके अलावा इनको इससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। तो इस तरीके से इनकी एक लिमिट है। अन्य जो व्यापारिक बैंक है उनके साथ ऐसा नहीं है, वो अच्छी मात्रा में पैसे जमा ले सकते हैं, इससे भी ज्यादा। लेकिन ये लघु बैंक है, इसका नाम ही लघु है, तो ये इतने ही लेता है। तो इस तरीके से ये बैंक काम करता है। अब बात करते हैं स्थानीय क्षेत्र के बैंक। स्थानीय क्षेत्र के बैंक है जो भारत में बहुत ही कम है। इस प्रकार के जो बैंक होते हैं जो स्थानीय लेवल पे होते हैं, और स्थानीय जो आस पड़ोस के जो छोटी मोटी जरूरतें होती है, जो लघु उद्योगों की या कुटीर उद्योगों की या कृषि से संबंधित जो वित्त की जो समस्या होती है, उनकी पूर्ति करने के लिए इस प्रकार के बैंकों को अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में पनपाया गया है, लेकिन भारत में ये न के बराबर ही है। तो ये इनका मुख्य प्रचलन अमेरिका से ही है। अमेरिका में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, भारत में ये न के बराबर ही है। तो इनके बारे में बात को ज्यादातर ये अमेरिका में ही होती है, भारत में न के बराबर है ये। नेक्स्ट है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक है जो हमारे देश में इनका जो त्रिस्तरीय जो इनका ढांचा है। सबसे पहले है राज्य सहकारी बैंक, जो प्रत्येक राज्य में एक एक ये बैंक होते हैं, ठीक है। तो ये है राज्य सहकारी बैंक, इसको राज्य सहकारी बैंक कहा जाता है। उसके बाद में होते हैं जिला स्तर पे। प्रत्येक जिले में इस प्रकार का एक बैंक होता है जिसको हम जिला सहकारी बैंक कहते हैं, ठीक है। तो ये जिले लेवल पे एक ही होता है। इसके अलावा अन्य स्थानीय स्तर पे अपन बात कर ले या लोकल क्षेत्र में बात करें तो वो है स्थानीय स्तर पे सहकारी समितियां, ठीक है। तो ये भी इसी प्रकार से अल्पकालिक वित्त की पूर्ति का काम करती है। तो ये इनका त्रिस्तरीय ढांचा सहकारी बैंकों का। फिर है सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये जो बैंक है ये लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है। यदि आपको इस प्रकार के बैंक से यदि ऋण चाहिए तो ये सीधे नहीं देगा, इसके पास आपको कुछ न कुछ मॉर्गेज रूप में यानी बंधक के रूप में अपनी परिसंपत्तियों को रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये बैंक है जो आपको बड़ी राशि के ऋण दे सकता है। क्योंकि बड़ी राशि के ऋण यदि वापस नहीं आए तो इन बैंकों के डूबने की स्थिति भी आ सकती है। तो इसलिए ये बैंक जो लोन देते हैं वो बिल्कुल सिक्योर्ड लोन देते हैं। सिक्योर्ड का मतलब ये कुछ न कुछ अपने पास बंधक रखेंगे, उसके बाद ही ये जो लंबी अवधि वाले लोन है ये देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके सिस्टम है। इसके बाद में लास्ट में है औद्योगिक विकास बैंक IDB। ये 2004 के बाद से व्यापारिक बैंक बनाया गया है। पहले ये एक शीर्ष संस्था थी, यानी सबसे बड़ी संस्था थी, ये उद्योगों को वित्त उपलब्ध करवाने वाली, लेकिन 2004 के बाद में इसको व्यापारिक बैंक बना दिया गया है। तो उसके बाद में ये अपने स्तर पे व्यापारिक बैंक के रूप में ही काम कर रही है। तो इस प्रकार से हमारे जो टोटल बैंक है ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हमारा था व्यापारिक बैंकों का स्ट्रक्चर सिस्टम इंडिया में। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।